हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएनपी जोन में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा शिवाजी के उत्तराधिकारियों से संबंधित है। इसके पिछले वीडियो में हमने मराठा साम्राज्य एवं शिवाजी के बारे में पढ़ा था। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का उदय होता है एवं 1680 ईस्वी में जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद के दौर को आज हम लोग पढ़ेंगे। 1680 ईस्वी में जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो अगले शासक के रूप में आते हैं संभाजी। संभाजी का शासन काल होता है 1680 ईस्वी से चलता है 89 ईस्वी तक। इसके बाद आते हैं राजा राम का शासन काल होता है 1689 से 1700 ईस्वी तक। इसके बाद ताराबाई का शासन काल 1700 से 1707 ईस्वी तक। 1707 ईस्वी वह समय है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद क्या होता है, उत्तरकालीन मुगल शासक प्रारंभ होता है। ताराबाई के बाद आते हैं साहू जी का शासन काल 1707 से चलता है 1749 ईस्वी तक। अब इनसे जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में देखते हैं। तो संभाजी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकबर से। अकबर कौन है? तो औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र होता है जिसका नाम होता है अकबर, और इस अकबर को संरक्षण देते हैं संभाजी अकबर को संरक्षण देते हैं, जिस कारण से औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब संभाजी की हत्या करवा देता है। तो संभाजी की हत्या कौन करते हैं? औरंगजेब। क्यों करते हैं? क्योंकि संभाजी अकबर जो कि कौन है? औरंगजेब का विद्रोही पुत्र, तो उस विद्रोही पुत्र को ये संरक्षण देते हैं। इस कारण से औरंगजेब क्या करता है? संभाजी की हत्या करवा देता है। संभाजी के साथ साथ इनके सहयोगी होते हैं कलश, उनकी भी हत्या कर देते हैं। इसके बाद अगले शासक के रूप में आते हैं राजा राम कौन है? तो ये भी शिवाजी के पुत्र होते हैं। शिवाजी के दो पुत्र होते हैं, संभाजी और राजा राम। पहले संभाजी शासन करते हैं, फिर इसके बाद राजा राम का शासन काल होता है 1689 से 1700 ईस्वी तक। राजा राम करते क्या हैं? राजा राम कभी गद्दी पर नहीं बैठते हैं, बल्कि ये अपना प्रतिनिधि मानते हैं। और प्रतिनिधि किसे मानते हैं? तो साहू जी को। और साहू जी कौन है? तो संभाजी के पुत्र होते। साहू जी को राजा राम अपना प्रतिनिधि मान करके शासन करते हैं और कभी गद्दी पर नहीं बैठते। फिर इसके बाद अगले शासक के रूप में आते हैं ताराबाई का प्रभुत्व प्रारंभ होता है सिंहगढ़ किले से। सिंहगढ़ किले से इनका प्रभुत्व प्रारंभ होता है और इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय को ये संरक्षण देती है और उन्हीं के नेतृत्व में क्या करती हैं? शासन करती है। तो सिंहगढ़ से इनका प्रभुत्व प्रारंभ होता है और उसी क्रम में सतारा, रायगढ़, ये किले हैं, सतारा, रायगढ़, इन किलों को मुगलों से जीत लेती है। अगर कहीं कहीं ताराबाई नहीं दिया रहेगा तो वहां पर अब शिवाजी द्वितीय दिया रहता है, क्योंकि शिवाजी द्वितीय कौन है? तो ताराबाई के पुत्र होते हैं। ताराबाई अपने पुत्र को ही राजा मानती हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी बुक में दिया रहेगा आपको ताराबाई, या तो ताराबाई दिया रहेगा या तो शिवाजी द्वितीय। फिर इसके बाद अगले शासक के रूप में आते हैं साहू जी।
साहू जी का शासनकाल होता है 1707 से चलता है 1749 ईस्वी में। जब औरंगजेब संभाजी की हत्या करवा देता है, हत्या करने के बाद औरंगजेब क्या करता है, साहू जी को कैद कर लेता है, बंदी बना देता है और कैद करके वह लेकर चला जाता है, उन्हें एक जेल में बंद कर देता है। फिर जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, तब अगले शासक के रूप में आते हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जब मुगल शासक होते हैं, जब ये शासक होते हैं तो क्या करते हैं, साहू जी को आजाद कर देते हैं, इन्हें मुक्त कर देते हैं और साहू जी फिर पहुंचते हैं कहाँ, मराठा। फिर वहां जाकर के अपने क्या बन जाते हैं, वहां अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। तो साहू जी का शासनकाल 1707 से चलता है 1749 ईस्वी तक। और इन्हें आजाद कौन करता है, तो बहादुर शाह प्रथम। और ये बहादुर शाह प्रथम कौन है, तो मुगल बादशाह। और इन्हें कैद कौन करता है, बंदी कौन बनाता है, तो औरंगजेब। जब संभाजी की हत्या करता है उसके बाद इन्हें भी बंदी बना लेकर चला जाता है। उस समय इनकी उम्र काफी कम होती है, लगभग 5-6 वर्ष के होते हैं। तो इन्हीं साहू जी को प्रतिनिधि मान करके राजा राम क्या करते हैं, शासन करते हैं और कभी गद्दी पर नहीं बैठते। साहू जी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है, ये तो हो गया पहला पॉइंट बहादुर शाह प्रथम से। अगला है साहू जी और ताराबाई के बीच एक युद्ध होता है जिसका नाम है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध होता है साहू जी और ताराबाई के बीच। साहू जी और ताराबाई के बीच इस युद्ध में ताराबाई हार जाती है और साहू जी जीत जाते हैं। साहू जी जीत जाते हैं, साहू जी की मदद उस समय पेशवा करते हैं, जिसके कारण साहू जी क्या होते हैं, जीत जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो मराठा शक्तियां थी, मराठों की जो शक्तियां थी वह 2 भागों में बट जाती थी। मराठा शक्तियां कितने भागों में बटती हैं, 2 भागों में। मराठा शक्तियां 2 भागों में बटती हैं, एक होती है उत्तर की तरफ और एक होती है दक्षिण की तरफ। उत्तर की तरफ सतारा में शक्ति का केंद्र था और दक्षिण की तरफ जो शक्ति थी उसका केंद्र स्थान था कोल्हापुर। सतारा की शक्ति जो थी, जहां पर वो शक्तियों का केंद्र था, वहां पर साहू जी होते हैं और कोल्हापुर में ताराबाई। खेड़ा का युद्ध होता है 1707 ईस्वी में, जब ये क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। तो 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध होता है। और खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो साहू जी और ताराबाई के बीच, जिसमें साहू जी जीत जाते हैं और ताराबाई हार जाती है। साहू जी की मदद कौन करते हैं, तो पेशवा करते हैं। इसके बाद कुछ समय पश्चात क्या होता है, मराठा शक्तियां 2 भागों में बढ़ जाती है, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। उत्तर की तरफ शक्ति का केंद्र होता है जो, वहां पर उस स्थान का नाम होता है सतारा, और दक्षिण की तरफ जो केंद्र होता है उसका स्थान का नाम था कोल्हापुर। जो उत्तर की तरफ था तो उस शक्ति के केंद्र का संचालन कौन कर रहे थे, साहू जी, और दक्षिण की तरफ कर रहे थे कौन, तो ताराबाई। फिर एक संधि होती है 1731 ईस्वी में, वरना की संधि। 1731 ईस्वी में वरना की संधि होती है, वरना की संधि। और वरना की संधि के बाद जो मराठा शक्तियां थी, ये 2 शक्तियां आपस में अलग हुई थी, पुनः एक हो जाती है।
तो 1731 ईस्वी में मराठा शक्तियां क्या होती है, एक हो जाती है। संधि कौन सी होती है, वरना की संधि, तो 1731 ईस्वी में यह होती है। वरना की संधि के बाद मराठा शक्तियां दोनों आपस में मिल जाती है। और अलग कब हुई थी, तो खेड़ा के युद्ध के बाद। खेड़ा का युद्ध कब होता है, 1707 ईस्वी में। तो इस तरह से हमने क्या बोला जाता है कि मराठा साम्राज्य में जो उनके पुत्र थे उनके बारे में पढ़ा और उनके जो वंशज थे। अब हम लोग पेशवाओं के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। पेशवाओं का शासन काल। पेशवाओं का शासन काल प्रारंभ होता है 1713 ईस्वी से और अंतिम समय होता है 1818 ईस्वी। 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा होते हैं। और बालाजी विश्वनाथ से जुड़ा हुआ जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये फर्रुखसियर से। किससे, फर्रुखसियर से। फर्रुखसियर कौन है, तो फर्रुखसियर होते हैं मुगल बादशाह। जैसे कि औरंगजेब होते हैं उसी तरह से मुगल बादशाह होते हैं फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर क्या करते हैं, बालाजी विश्वनाथ की हत्या कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बालाजी विश्वनाथ सैयद बंधुओं की मदद किए थे। तो सैयद बंधुओं की मदद करने के कारण फर्रुखसियर बालाजी विश्वनाथ की हत्या कर देते हैं। फिर अगले पेशवा के रूप में आते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक शासन करते हैं। बाजीराव प्रथम क्या करते हैं, इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह ये मराठा परिसंघ से संबंधित है। मराठा परिसंघ की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं, बाजीराव प्रथम। और इस परिसंघ में कौन आते हैं, तो मराठा, सिंधिया, भोसले, ये सब जो कि इस मराठा परिसंघ के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण पेशवा की शक्ति और ज्यादा मजबूत हो जाती है और मराठा साम्राज्य और अधिक विस्तृत हो जाता है। तो मराठा परिसंघ की स्थापना कौन करते हैं, बाजीराव प्रथम, जिनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1720 से 1740 ईस्वी तक। इनके समय एक युद्ध होता है पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो बाजीराव प्रथम और एक तरफ होते हैं निजाम उल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच युद्ध होता है पालखेड़ा का युद्ध। तो पालखेड़ा का युद्ध हो गया और ये मराठा परिसंघ। इसके बाद अगले पेशवा के रूप में आते हैं बालाजी बाजीराव। देखिए इनके नाम का आगे का ये बालाजी और इनके आगे का अगर नाम देखेंगे तो बाजीराव। अगले शासक के रूप में आते हैं बालाजी बाजीराव। इनका शासनकाल होता है 1740 से 1761 ईस्वी तक। ध्यान दीजिए 1761 ईस्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है यार। क्या होता है इस समय इस डेट को, इस तारीख को होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो बालाजी बाजीराव से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वह कौन सा है, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठा क्या होते हैं, हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। और मराठा में उस समय पेशवा कौन होते हैं, बालाजी बाजीराव। और
ये हो गया पानीपत का तृतीय युद्ध। पेशवा कौन थे उसमें? बालाजी बाजीराव। और इनके बाद से जो पेशवा का पद होता है वह वंशानुगत बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? वंशानुगत। वंशानुगत से तात्पर्य है कि जो पेशवा होंगे, पेशवा के जो पुत्र रहेंगे वही अगले पेशवा के रूप में आएंगे। तो जो पेशवा पद वंशानुगत कब बना दिया जाता है? उसमें पेशवा कौन होते हैं? बालाजी बाजीराव। धीरे धीरे आगे दौर बढ़ता चलता है, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पेशवा नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह बालाजी विश्वनाथ से फर्रुखसियर से संबंधित है। फर्रुखसियर क्या करता है? बालाजी विश्वनाथ की हत्या करवा देता है। क्यों करवा देता है? क्योंकि वो सैयद बंधुओं की मदद करता है। एक है मराठा परिसंघ से। मराठा परिसंघ की स्थापना कौन करते हैं? तो बाजीराव प्रथम। और इस परिसंघ में कौन कौन आते हैं? तो भोसले, सिंधिया, होलकर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मराठा परिसंघ। मराठा परिसंघ के कारण ही क्या होता है कि जो मराठा साम्राज्य होता है वो और अधिक विस्तृत और विशाल बन जाता है। इसके बाद अगले पेशवा के रूप में आते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव से जुड़ा हुआ प्रश्न, 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। उस समय पेशवा कौन होते हैं? बालाजी बाजीराव। और इन्हीं के बाद से पेशवा पद को क्या बना दिया जाता है? वंशानुगत। इसके बाद अंतिम पेशवा के रूप में आते हैं बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा होते हैं और 1818 ईस्वी में अंग्रेज लोग क्या करते हैं? पेशवा पद को समाप्त कर देते हैं। और ये बाजीराव जो द्वितीय होते हैं इन्हें बिठूर नामक स्थान पर भेज देते हैं। बिठूर नामक स्थान पर भेज देते हैं और जो पेशवा पद था उस पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाता है। और मराठा साम्राज्य का जो राजनैतिक इतिहास होता है वह पानीपत तृतीय युद्ध के बाद क्या होता है? कमजोर पड़ने लगता है। पहले जब तक शिवाजी थे अच्छा खासा उनका राजनैतिक इतिहास चल रहा था। फिर इसके बाद उनके पुत्र आते संभाजी, राजाराम, ताराबाई, फिर इसके बाद साहू जी। पेशवा 1713 से शासन करने लगते हैं और धीरे धीरे करके जब यह बालाजी बाजीराव आते हैं तो इस समय जो 1761 ईस्वी में जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है इसके बाद पेशवा की शक्ति दे पेशवा कह लीजिए, क्योंकि पेशवा उस समय मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक थे। तो जो मराठा साम्राज्य होता है उसका राजनीतिक इतिहास कमजोर पड़ने लगता है और वह धीरे धीरे मराठा साम्राज्य पतन की ओर चलने लगता है। अब हम लोग शुरू करते हैं आंग्ल मराठा संघर्ष। प्रथम पहला आंग्ल मराठा संघर्ष चलता है 1713 ईस्वी में प्रारंभ होता है। देखिए इस बॉक्स में तो हर बॉक्स में दो संधि दी गई। जैसे पहले में दिया सूरत की संधि, सालबाई की संधि, बसीन की संधि, राजघाट की संधि। तो पहली वो संधि है जिसके कारण क्या होता है आंग्ल मराठा संघर्ष प्रारंभ होता है और दूसरी वो संधि है जिसके कारण आंग्ल मराठा संघर्ष समाप्त होता है। तो सूरत की संधि के कारण प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष प्रारंभ होता है और सालबाई की संधि के कारण या सालबाई की संधि की वजह से क्या होता है प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष समाप्त होता है। और उस समय गवर्नर कौन होते हैं तो वारेन हेस्टिंग। आगे गवर्नर्स एवं वायसराय इन सब का वीडियो आएगा तो उसमें भी इन सब का जिक्र आएगा कि कब कौन सी संधि होती है, किस गवर्नर के समय कौन से शासक होते हैं। और द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष, द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष चलता है 1803 से 1806 ईस्वी तक। बसीन की संधि के कारण द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष प्रारंभ होता है और राजघाट की संधि के कारण समाप्त होता है। और उस समय गवर्नर होते हैं जॉर्ज बार्लो।
और तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष 1817 से 1818 ईस्वी में, इसमें कोई संधि नहीं होती है, गवर्नर होते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। और 1818 ईस्वी में अभी बताए थे कि जो अंतिम पेशवा होते हैं, पेशवा को क्या करते हैं, उस पेशवा को बिठूर नामक स्थान पर भेज देते हैं और क्या बोला जाता है कि जो मराठा साम्राज्य के जो पेशवा का पद था उसे समाप्त कर देते हैं और अंग्रेज लोग क्या करते हैं, मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश प्रांत में मिला लेते हैं। इस तरह से मराठों पर क्या होता है, अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से अवध एवं हैदराबाद, इसके पिछले हमने पढ़ा था बंगाल पर किस तरह से अंग्रेज कब्जा किए, फिर इसके बाद मैसूर, फिर इसके बाद आज हमने देखा मराठा। अब कल हम लोग देखेंगे, कल के अगले नेक्स्ट वीडियो में, कि किस तरह से वो अवध एवं हैदराबाद और जो भी छोटे छोटे प्रांत हैं इन सब पर अपना अधिकार कैसे प्राप्त करते हैं। इस तरह से जो कि धीरे धीरे अंग्रेजों का जो कि साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तृत होने लगता है और अंतिम समय एक दौर ऐसा आता है 1857 की क्रांति होती है। फिर इसके बाद जो कि फिर धीरे धीरे फिर भी अंग्रेज लोग नहीं दबते हैं और जाकर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवध एवं हैदराबाद और जो भी छोटे साम्राज्य हैं उनके बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।